नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 चल रही है, जिसपे हम लोग यूपीपीएससी आरओ के लिए खासकर रिवीजन के साथ थ्योरी भी कंप्लीट कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपने अगर पढ़ा हो तो रिवीजन करो, ना पढ़ा हो तो थ्योरी कंप्लीट करो। ठीक, और आज हम लोग की क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास नंबर रहने वाली है चौथे फोर्थ नंबर की क्लास। इसके पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं और ये थ्योरी क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बन गई है। ठीक है, उसको जाके अगर पिछली क्लास ना देखी हो देख लेना, क्योंकि थ्योरी में देखो प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, नए नए प्रैक्टिस आती रहती है। लेकिन थ्योरी में क्या होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट आप चौथी क्लास पढ़ोगे आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। चौथी क्लास को पढ़ने के लिए आपको तीसरी पढ़नी पड़ेगी, तीसरी को पढ़ने के लिए आपको दूसरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस वजह से आप लोग नए हो तो तीसरी क्लास पढ़ लेना पहले, फिर चौथी आना, और पिछला पढ़ चुके हो तो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए हम लोग पिछले टर्न पर बात कर रहे थे बंगाल के नवाब। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद आएंगे टॉपिक पे। ठीक है, बंगाल के नवाब में मैंने आपको बताया था कि जो पहले नवाब बने थे वो थे मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने राजधानी चेंज की थी, राजधानी बदली थी, ढाका से मुर्शिदाबाद की थी। मुर्शीद कुली खां ने ही इजारेदारी प्रथा लागू की थी, जिसमें काफी विद्रोह भी हुआ था, जिसको हम लोग जमींदारी विद्रोह कहते हैं। जमींदारी विद्रोह भी हुए थे। ठीक है, फिर इसके बाद शुजाउद्दीन शासक बने थे। शुजाउद्दीन कौन थे? तो ये मुर्शीद कुली खां के ही दामाद थे। और शुजाउद्दीन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं थी चीजें। और शुजाउद्दीन ने क्या किया था कि अली वर्दी खां को बिहार का सूबेदार बना दिया था। सूबेदार बनाया था कहां का? बिहार का। ठीक, शुजाउद्दीन के बाद इनका पुत्र था सरफराज खां, जो कि अयोग्य था। ठीक है ना, बिल्कुल क्या था? अयोग्य था। तो अली वर्दी खां ने कुछ लोगों के साथ मिलकर सरफराज खां को 1740 में कौन सा युद्ध हुआ था? गिरिया का युद्ध। गिरिया के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, गिरिया के युद्ध में पराजित किया था और खुद शासक बन गए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के नवाब बन गए थे। ठीक है, यहां तक अच्छे से हम लोग पढ़ चुके थे। और फिर अली वर्दी खां के शासन में हमने बताया था कि ये जब शासक बने तो इनके शासनकाल में ज्यादातर मराठा विद्रोह ही रहा। क्या रहा? मराठों के साथ ही संघर्ष ज्यादातर रहा। क्लियर है? बहुत अच्छे से यहां तक आपको बातें पता चल चुकी थी। अब चलते हैं इसके आगे। ठीक, देखिएगा, अली वर्दी खां के 3 पुत्रियां थी। बहुत अच्छे समझना यहां पे, क्योंकि यहीं से आपकी आगे की स्टोरी स्ट्रांग होगी। क्या है? 3 पुत्रियां हैं। इनका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है ना, अली वर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, पुत्रियां थी। पुत्रियों के नाम है, एक का नाम है घसीटी बेगम। क्या नाम है? घसीटी बेगम। एक है लपीटी बेगम। और एक का नाम है अमीना बेगम। ठीक, और अली वर्दी खां का एक सैन्य अधिकारी था। समझिएगा, यहां पे लिख रहे हैं उसको सेना नायक लिख दे, है ना, सेना नायक। क्या नाम है? मीर जाफर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। 3 पुत्रियां हैं। अमीना बेगम सबसे छोटी पुत्री है, और जाहिर सी बात है आज भी जो घर में सबसे छोटा होता है तो वो सबसे ज्यादा प्रिय होता है ना। तो छोटी भी है और सबसे प्रिय भी है। अब यहां पे हो क्या रहा है कि ये जो घसीटी बेगम है ये है विधवा। ठीक है, ये तो इनको हटा दो।
लपीटी बेगम का एक पुत्र है जिसका नाम है शौकतगंज। शौकतगंज नाम थोड़ा अच्छे से देखना है क्योंकि यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होगा और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, शौकतगंज। अमीना बेगम का एक पुत्र है, एक मिनट, हाँ देखिए, अमीना बेगम का एक पुत्र है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। ठीक, तो अली वर्दी खां की 3 पुत्रियां हैं, घसीटी बेगम, लपीटी बेगम, अमीना बेगम। अली वर्दी खां का जो सेना नायक है मीर जाफर है, घसीटी बेगम विधवा है, लपीटी बेगम का पुत्र है शौकतगंज और अमीना बेगम का पुत्र है सिराजुद्दौला। और अमीना बेगम सबसे छोटी पुत्री हैं, तो सिराजुद्दौला भी सबसे छोटा है। और छोटा, इतना छोटा कि अली वर्दी खां का लाडला, कौन? अली वर्दी खां का लाडला है ये। ठीक है, आप समझिए। अब होगा ये, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पता है कि अब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार कौन बनेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है। और आपको पता लग रहा है कि यहां पे जो उत्तराधिकार के दावेदार हैं वो 2 ही हैं। भाई उत्तराधिकार के दावेदार कौन है? 2 ही है भाई, इनका कोई पुत्र है नहीं। तो जो पुत्रियां हैं उनके लड़के दावेदार हैं शौकतगंज और सिराजुद्दौला। लेकिन सबसे लाडला कौन है? सिराजुद्दौला। सबसे लाडला कौन है? सिराजुद्दौला। और जाहिर सी बात है अली वर्दी खां को पता है कि अगर हम डायरेक्टली सिराजुद्दौला को शासक बना देंगे तो शौकतगंज गुस्सा हो जाएंगे। ठीक, तो शौकतगंज को क्या किया, ज्यादा लफड़ा ना हो इस वजह से शौकतगंज को वहीं की एक रियासत थी पुरुलिया, पुरुलिया का नवाब बना दिया, नवाब बनाया। ठीक है, और इसको सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकार बनाया, उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। हो गया, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब घसीटी बेगम, ये जो घसीटी बेगम है ये है बड़ी, सबसे बड़ी। अब जाहिर सी बात है इनका कोई पुत्र नहीं है, तो ये क्या कह रही हैं, ये इनका लाडला सबसे ज्यादा ये है शौकतगंज। भाई इनका कोई पुत्र नहीं है लेकिन शौकतगंज इनका लाडला है। तो घसीटी बेगम ये कह रही हैं कि सिराजुद्दौला को शासक क्यों बनाया, शौकतगंज को बनाना चाहिए था, जो उत्तराधिकार बनाना चाहिए था शौकतगंज को बनाना चाहिए था। सिराजुद्दौला तो सबसे छोटा है और जो मीर जाफर है वो भी इनकी बात मान रहे हैं क्योंकि मीर जाफर और इनके बीच काफी अच्छे संबंध है। तो शौकत जैसे ही सिराजुद्दौला शासक बनते हैं तो काफी सारा विरोध प्रकट होता है। ठीक है, आप समझिए। अब लाते हैं सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला, सभी के क्रम मैंने कल करवा दिए थे, तो अब मैं सीधे सीधे मेन मुद्दे पे आऊंगा। ठीक है, सिराजुद्दौला के शासक बनने पे सबको पता है कि विरोध हो रहा है। तो सिराजुद्दौला के शासक बनने पे जो विरोधी हैं वो कौन कौन है? मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि जो विरोधी हैं वो हैं कौन कौन, समझना अच्छे से। तो जाहिर सी बात है, तो यहां सबसे पहले विद्रोह कौन करेगा? विद्रोही कौन कौन होंगे? तो शौकतगंज होंगे कि भाई हमको शासक क्यों नहीं बनाया, हम तो बड़े हैं सिराजुद्दौला से। एक घसीटी बेगम होंगी, मीर जाफर होंगे। ठीक है, तो पहले यही लिख लें, शौकतगंज, घसीटी बेगम, ये सब विरोधी हैं। देख रहे हो, परिवार वाले ही विरोधी होते हैं। मीर जाफर, मीर जाफर। एक नाम है जगत सेठ। अगर आपने अली वर्दी खां, जो पिछला मैंने बताया था वीडियो उसमें देखा हो, तो अली वर्दी खां का सहयोगी है जगत सेठ, जो गिरिया के युद्ध में अली वर्दी खां का काफी साथ दिया था। ठीक है, और एक है राज वल्लभ, राज वल्लभ एक व्यापारी है। कौन है ये एक व्यापारी है और ये भी सिराजुद्दौला का विरोधी है। ये शौकतगंज के साथ है। ठीक है ना, ये सिराजुद्दौला के विरोधी है। तो ये है विरोधी कायदे के। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो 1757 प्लासी का युद्ध पढ़ा था जो कि अंग्रेजों के साथ हुआ था, और यहां तो अंग्रेजों का नामो निशान नहीं आ रहा है, तो अंग्रेज बीच में कहां से आ गए, है कि नहीं? तो आप समझिए,
तो जैसे ही ये सब लोग विरोधी थे तो सिराजुद्दौला ने भी विरोध किया, कार्रवाई की। अब ये मेन शासक है तो कार्रवाई तो करेगा। कार्रवाई की तो ये सभी लोग भाग गए। शौकतगंज तो अपना पूर्णिया में ही है। ये कह रहा चलो ठीक है शांति से बैठो, ठीक है, और ये सभी लोग भाग गए। जब कार्रवाई की तब अब होता क्या है यहां पर समझिए। अब यहां पे एंट्री होती है अंग्रेजों की। कैसे समझना अच्छे से। तो यहां पे मैं लिखूं कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो संघर्ष था, के बीच संघर्ष का कारण क्या था। भाई संघर्ष था तभी तो प्लासी का युद्ध हुआ था, लेकिन कारण क्या था संघर्ष का, सबसे पहले तो वही पता लगे हमें। ठीक है, देखिए पहला जो कारण था, आपको अभी मैंने बताया, एक नाम दिखाया, क्या है, राजवल्लभ। ये राजवल्लभ जो है, ऐसे लिखें, अंग्रेजों ने राजवल्लभ को कलकत्ता में शरण दी थी। कलकत्ता में शरण दी। अब राजवल्लभ कौन है, सिराजुद्दौला का विरोधी है। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरोधी को शरण दे दी। अब सिराजुद्दौला को याद आया कि यार फर्रुखशियर ने, औरंगजेब ने, मतलब हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को इतनी अच्छी रियायत दी थी, बंगाल मार्ग मुफ्त कर दिया था, 1717 में शाही फरमान जारी किया था अंग्रेजों के लिए, और अंग्रेजों ने हमारे ही दुश्मन को शरण दे दी। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये था, फर्रुखशियर, यही नाम आता है, वही नाम लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा कारण है वो ये है कि जो फर्रुखशियर है, समझना अच्छे से, फर्रुखशियर ने जो 1717 में शाही फरमान दिया था, शाही फरमान, और इस शाही फरमान में जो बंगाल मार्ग क्या बोल रहे हैं, इसे रियायत दे दी, जो रियायतें दी थी, इसका हो रहा था दुरुपयोग। कौन कर रहे थे दुरुपयोग, अंग्रेज। भाई जो शाही फरमान अंग्रेजों को दिया गया था, काफी रियायतें दी गई थी, तो उसका अब अंग्रेज कर रहे थे दुरुपयोग। ठीक है, तो इस कारण से भी सिराजुद्दौला दुखी था, और ऊपर से राजवल्लभ उसके दुश्मन को शरण दे दी तो और दुखी। तीसरा कारण, सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों, यहां दोनों की बात होगी, अंग्रेज और फ्रांसीसी दुर्गों का निर्माण कर रहे थे। दुर्गों का क्या कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, नवाब है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला से बिना पूछे तुम दुर्ग का निर्माण कर रहे हो, ये तो गलत बात है। तो सिराजुद्दौला ने विरोध किया। भाई सिराजुद्दौला ने क्या किया, विरोध किया, विरोध करेंगे ही। जब विरोध किया तो ये फ्रांसीसी मान गए, समझना अच्छे से, फ्रांसीसी मान गए, चलो ठीक है हम किलेबंदी नहीं करेंगे, हम दुर्गों का निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज नहीं माने। जैसे विरोध किया तो माने कौन, फ्रांसीसी मान गए, यहां ध्यान रखना है। तो यहां तक आप बात समझ गए होंगे कि मामला क्या चल रहा है। अभी तक मामला ये चल रहा है कि सिराजुद्दौला के अपने ही घर वाले पहले तो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, और अंग्रेज भी उनका साथ दे रहे हैं, और अंग्रेजों को मुगलों ने, नवाबों ने काफ़ी रियायत दी है। तो अंग्रेजों से संघर्ष का कारण यही है कि अंग्रेजों ने पहले तो सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे राजवल्लभ, इसको शरण दे दी। फर्रुखशियर ने जो शाही फरमान दिया था, उसके साथ जो रियायतें दी थी, उसका दुरुपयोग हो रहा था, और सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना दुर्गों का निर्माण हो रहा था। अंग्रेज फ्रांसीसी दोनों कर रहे थे, लेकिन बाद में कहने पर, विरोध करने पर फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो अब जाहिर सी बात है, इनके जो रिश्तेदार हैं उनका तो काम खत्म हो गया, वो साइड हट गए। अब मेन आते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेजों से संघर्ष शुरू होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो संघर्ष शुरू होगा तो किया क्या, सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, वो देखना अच्छे से।
सिराजुद्दौला ने पहले तो 4 जून 1756 को कासिम बाजार, वहीं पर है कासिम बाजार, कासिम बाजार पर क्या किया? आक्रमण किया। कासिम बाजार पर जैसे ही आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज जो है उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण, समझना अच्छे से, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये 4 जून के बाद 16 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। किस पर? कलकत्ता पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। अब यहां तक तो बड़े बढ़िया चल रहा है, सिराजुद्दौला पावरफुल है, अंग्रेज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही कलकत्ता पर आक्रमण किया, अब चूंकि इनकी सेना, सिराजुद्दौला की सेना बड़ी थी, ठीक है, और जैसे ही कलकत्ता पर आक्रमण किया तो यहां पर एक गवर्नर था। कौन था? गवर्नर था, गवर्नर का नाम था ड्रेक। ड्रेक, ठीक है, ये ड्रेक भाग गया, ये देखकर, सेना ही देखकर भाग गया। जब सेना देखकर भाग गया तो इस ड्रेक की जगह पर नए जो गवर्नर आए वो थे हॉलवेल। कौन है? हॉलवेल। और हॉलवेल के नेतृत्व में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन ये भी पराजित हुए। क्या हुए? पराजित हुए। मेरी बात समझे? तो ये प्रश्न आ चुका है कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया था तो अंग्रेज गवर्नर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज गवर्नर युद्ध कर रहा था या संघर्ष कर रहा था या अंग्रेज सेनापति था? तो हॉलवेल था। ठीक है, ड्रैक की जगह कौन आ गया था? हॉलवेल आ गए थे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहां पर भी देखो सिराजुद्दौला जीत गए डायरेक्टली, और यहां पर अंग्रेजों ने विरोध किया, संघर्ष किया, युद्ध किया, लेकिन फिर भी हार गए अंग्रेज और सिराजुद्दौला जीत गए। अब सिराजुद्दौला ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, हमारी पावर ज्यादा है और थोड़ा अंग्रेजों को कायदे से मिलाते हैं, क्योंकि अभी ये कायदे में आएंगे नहीं। ठीक है, तो अंग्रेजों को और दबाने के लिए क्या किया सिराजुद्दौला ने? क्या किया समझना है यहां पर। बीस जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम, कलकत्ता में है ना फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। क्या किया? फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और कलकत्ता का नाम बदल के अली नगर रख दिया था। ठीक है, क्या रख दिया? कलकत्ता का नाम बदल के अली नगर रखा, अली नगर रखा। और इसी अली नगर में घटित होती है काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना। ठीक है, होता क्या है फिर समझना एक बार। सिराजुद्दौला ने 4 जून को कासिम बाजार पर आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि अंग्रेज से युद्ध करना था। क्यों युद्ध करना था? क्योंकि अंग्रेज ज्यादा बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे? क्योंकि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के दुश्मनों को शरण देना शुरू कर दिया था। जो शाही फरमान था उसके बात नहीं मान रहे थे, शाही फरमान का दुरुपयोग कर रहे थे, है ना। तो ये सब चीजें थी। तो सिराजुद्दौला ने 4 जून, फिर 16 जून और फिर उसके बाद 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया, अलीनगर का नाम बदला, सॉरी कलकत्ता का नाम बदला और काल कोठरी की यहीं पर घटना घटित होती है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहां पे। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है काल कोठरी घटना। ये काल कोठरी की घटना कब होती है? पहली बात तो आपको डेट याद रखनी है यहां पर, 20 जून 1756 को। ठीक है, ये डेट पूछी जाती है 20 जून 1756 को। था क्या? पहली बात तो काल कोठरी की घटना का जो उल्लेख मिलता है, उल्लेख किस में मिलता है? काल कोठरी की घटना का विवरण या उल्लेख किस में मिलता है? तो हॉलवेल, कौन? यहीं पर जो अंग्रेज था हॉलवेल, हॉलवेल की एक पुस्तक है, हॉलवेल की एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? यह आपसे कई बार पूछा जा चुका है। इस पुस्तक का नाम एलाइव द वंडर, ऐसे लिख दें, एलाइव द वंडर। एलाइव द वंडर में पूरा का पूरा काल कोठरी की घटना का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, अब काल कोठरी की घटना है क्या?
ये भी तो समझे, कालकोठरी की घटना है क्या, समझिए। पता होगा कई लोगों को 146 अंग्रेजों को, कितना, 146 अंग्रेजों को नवाब के आदेश के अनुसार, कौन नवाब है, सिराजुद्दौला, नवाब के आदेश से एक छोटा सा कमरा है, कमरा बोल दे या अंधेर कोठरी बोल दे, अंधेर या अंधेरी कोठरी, मतलब वहां पर रोशनी नहीं जाती थी ऐसा। इसी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कब कब बंद किया गया, 20 जून को, कोई दिक्कत नहीं, बंद किया। 21 जून को, समझिएगा एक एक डेट की बात हो रही है, 21 जून को सुबह जब गेट खोला तो 123 अंग्रेज मर चुके थे। मेरी बात समझे, 23 ही बचे, 23 ही बचे थे, और इन 23 को नवाब ने फिर अंग्रेजों को वापस कर दिया था। जो 23 बचे थे ना, इनको क्या किया था अंग्रेजों ने, अंग्रेजों को वापस कर दिया, मतलब नवाबों ने अंग्रेजों को वापस कर दिया। ठीक है, देखिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आपको अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है, कालकोठरी की घटना 20 जून को घटित होती है। सिराजुद्दौला बहुत ही गुस्से में है, अंग्रेजों से बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो क्या किया, 146 अंग्रेजों को कोठरी में बंद कर दिया, जो बहुत ही छोटा सा कमरा टाइप का था, रोशनी नहीं जाती थी। ये कब बंद किया, 20 जून 1756 को। 21 जून को सुबह जब गेट खोला, 23 अंग्रेज मर चुके थे, सॉरी 123 अंग्रेज मर चुके थे, 146 थे टोटल, 123 मर चुके थे और 23 ही बचे थे, तो 23 को वापस अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जब 146 में से 23 को सौंपोगे, 123 मर गए हैं, तो क्या अंग्रेज बोलेंगे ओ सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गलती थी, ऐसा बोलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। अंग्रेज तो वापस इतना ज्यादा विद्रोह करेंगे कि बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने अंग्रेज बदला लेंगे कि नहीं लेंगे, अंग्रेज बदला लेंगे कि नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। लेकिन उससे पहले अंग्रेज क्या थे, बहुत ज्यादा दिमागदार थे। समझो, अंग्रेजों ने डायरेक्ट बदला नहीं लिया, अंग्रेजों ने कहा ठीक है नवाब, हमसे गलती हो गई है, हम क्या करें। तो नवाब ने कहा, सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है संधि हो जाए फिर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, संधि हो जाए। तो फिर होती है अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि होती कब है वो भी देखेंगे हम लोग, लेकिन अलीनगर की संधि है क्या पहले समझो, ये क्यों की गई। ये इस वजह से की गई कि अंग्रेज जो थे वो कह रहे थे यार हमारे 123 लोग मर गए हैं, तो हम ऐसे युद्ध करके इतनी आसानी से हम मौत नहीं देंगे, इनको कायदे से तड़पाएंगे, इनका कायदे से कब्जा करेंगे, लूटेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि 123 हमारे अंग्रेज मारे गए हैं। ठीक है, तो अलीनगर की संधि केवल एक इस वजह से हुई थी कि हाँ मामला थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। तो होता क्या है समझो, पहले ये अलीनगर की संधि छोड़ देना भी, ठीक है, पहले हम लोग थोड़ी सी अलग बात करेंगे। जैसे ही कालकोठरी की घटना घटित हुई, 23 बचे थे, 123 मर गए थे, ये जो खबर है, या ऐसे बोल दें कलकत्ता पर नवाबों का कब्जा हो गया, इसकी जो खबर क्या है, खबर, ये खबर समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से कहां पहुंची, मद्रास पहुंची। समझो कहां पहुंची, मद्रास पहुंची ये खबर। मद्रास जैसे ही पहुंची तो मद्रास से जो नौसेना थी, क्योंकि मद्रास क्या था, शक्तिशाली केंद्र था उस समय, तो नौसेना हो गई, पैदल सेना हो गई, पैदल सेना हो गई, ये पहुंची कहां, कलकत्ता में। ये किसके नेतृत्व में पहुंची, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, ये किसके नेतृत्व में पहुंची, ये पहुंची एडमिरल वॉटसन, एडमिरल वॉटसन और लॉर्ड क्लाइव। कौन, लॉर्ड क्लाइव। एडमिरल वॉटसन जो थे नौसेना के हेड थे, और पैदल सेना के जो हेड थे वो थे लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, जब इनको पता लगा कि यार कलकत्ता पर कब्जा हो गया है और 123 अंग्रेजों को
काल कोठरी में बंद करके मार दिया गया। तो ये दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और जैसे इनको खबर पता लगी तो अपनी नौसेना, पैदल सेना लेकर निकल पड़े कलकत्ता की ओर। अब जब निकल पड़े तो जैसा मैंने बताया कि ये जो लॉर्ड क्लाइव है ये पावरफुल था और दिमागदार था, दोनों था। ठीक है, तो समझना है क्लाइव ने 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया। क्यों, कैसे किया? सिराजुद्दौला की पावरफुल सेना थी, कैसे कर लिया? सिराजुद्दौला ये सोच रहे थे कि 123 लोगों को मार दिया है तो अंग्रेज अब कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेकिन क्लाइव क्या थे? क्लाइव बहुत ज्यादा पावरफुल सेना लेकर आ गए। अब सेना लेकर आ गए तो कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। अब कलकत्ता को जीत लिया तो यहां सिराजुद्दौला की हार हो गई, नवाबों की हार हो गई। तो बस इसी वजह से हुई थी अलीनगर की संधि। अलीनगर संधि समझना यहां पे क्योंकि एक एक डेट इंपॉर्टेंट है। अलीनगर की संधि हुई कब? तो ये होती है 9 फरवरी को 1757। 9 फरवरी 1757। अब 123 अंग्रेजों को मार दिया तो क्लाइव आसानी से छोड़ने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी अलीनगर की संधि कुछ समय के लिए हुई, जैसे मैंने बताया था। इस अलीनगर की संधि में हुई क्या क्या बातें हुई? तो पहला पॉइंट, जो मुगल, ऐसे लिखें, जो मुगलों द्वारा अंग्रेजों को रियायतें दी गई थी, चाहे औरंगजेब नदी हो, चाहे फरुखशियर नदी हो, अंग्रेजों को दी सुविधा नवाब ने मानी। जो सिराजुद्दौला था उसने, नवाब ने मान ली कि चलो ठीक है, तुमको ये सुविधाएं दी गई थी, फिर से लागू होती हैं, कोई समस्या नहीं। अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कोई कर नहीं लिया जाएगा ऐसा फरमान लगाया। मतलब अंग्रेजों ने कहा, ऐसे लिखो, अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कोई टैक्स नहीं दिया। मतलब अब हम कोई भी टैक्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा में काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, कोई भी टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, मजबूरी है, मान लो, अलीनगर की संधि है। तीसरा पॉइंट, जो किलाबंदी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि किलेबंदी कर रहे थे। एक मिनट, कहां पे गया? ये सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना अंग्रेज फ्रांसीसी दुर्गों का निर्माण कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने कहा अब हम किलाबंदी भी करेंगे, इस संधि में क्या करेंगे, हम किलाबंदी भी करेंगे। ठीक है भाई, तो अंग्रेजों ने किलाबंदी, ऐसे लिखें, अंग्रेजों ने किलाबंदी इच्छानुसार की। जब इच्छा होगी तब किलाबंदी करेंगे, इच्छानुसार की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट, नवाब ने अंग्रेजों को 3 लाख रुपए दिए। नवाब ने अंग्रेजों को 3 लाख रुपए दिए कि जो जो तुम्हारा नुकसान हुआ है। अब हम 123 जवान, 123 जो अंग्रेज मरे हैं उनको वापस तो नहीं दे पाएंगे, तो 3 लाख रुपए ले लो, ऐसा करो। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अलीनगर की संधि में क्लाइव ने थोड़ा दिमाग लगाकर अलीनगर की संधि के तहत ये चीजें अपने मनवा ली, नवाब को भी शांत कर दिया और खुद भी अंग्रेजों को शांत कर दिया। लेकिन खुद शांत नहीं रहा, ये सोच रहा था आगे हम बदला तो लेंगे, इतनी आसानी से संधि करके काम नहीं चलाएंगे। ठीक है, इसी समय एक नोट करके चीजें लिख लेनी है कि क्लाइव और वॉटसन, इन दोनों ने 23 मार्च 1757 को फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। ठीक है, तो ये प्रश्न आ चुका है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर कब प्राप्त किया था, कब छीना था? तो 1757, 23 मार्च 1757 को। क्लियर?
अब जैसा मैंने बताया कि जो क्लाइव है वो दिमागदार है। क्लाइव सोच रहा है कि यार हमको तो बदला लेना है, अलीनगर की संधि हो भी गई तो क्या हुआ, हम तो बदला लेकर रहेंगे, ऐसी तमाम संधियां हम तोड़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब क्या करेगा क्लाइव ने, क्या किया, क्लाइव ने देखा कि यार इसको बहुत बुरी तरह मारना है, तो देखो जांच करो थोड़ा सा। तो पता लगा कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों से संघर्ष तो कर रहा है, लेकिन इसके आंतरिक संघर्ष भी चल रहे हैं, इसके पारिवारिक संघर्ष भी चल रहे हैं, इसके परिवार में भी झगड़े चल रहे हैं। तो इसने पता किया मीर जाफर, मीर जाफर जो कि कौन था, सेनापति था, सेनापति था। ये भी कौन था, विरोधी था, ये भी तो विरोधी था सिराजुद्दौला का, ये भी विरोधी था। क्लाइव ने मीर जाफर को बोला ऐसा है कि तुम भी देखो उसके विरोधी हो, हम भी विरोधी हैं, हमारे 123 लोगों को मारा है उसने, तुम भी विरोधी हो, हम दोनों मिल जाते हैं, हम दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो मीर जाफर ने कहा ठीक है बिल्कुल, तो बताइए क्या करना है। तो क्लाइव ने कहा तुम हमको केवल उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दोगे, क्या दोगे, डिटेल में इंफॉर्मेशन दोगे कि कितने सैनिक हैं, जो हथियार हैं, औजार हैं, वो कैसे क्या है। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला कि मीर जाफर क्या है, एक विश्वासघाती है। मीर जाफर यहां पे क्या है, विश्वासघाती, विश्वासघाती, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, अब हो रहा है, अब जैसे ही मीर जाफर इसके साथ मिला तो क्लाइव भी खुश हो गया, चलो ठीक है सेनापति मिल गया है तो हरा ही देंगे। तो फिर क्या होता है प्लासी का युद्ध। क्या होता है, प्लासी का युद्ध। अब ये समझना है अच्छे से, ठीक है, देखिए प्लासी का युद्ध कब होता है, 23 जून 1757। बिल्कुल हम लोग क्रम से चल रहे हैं, चाहे वो डेट हो चाहे क्रम हो, ठीक है। आप समझिए यहां पे जो क्लाइव है, क्लाइव ने क्या बोला, क्लाइव ने बोला कि अब हम युद्ध करेंगे, क्यों, क्योंकि नवाब ने क्या किया है, जो संधि हुई थी उसको भंग किया है, संधि को भंग किया है, ऐसा आरोप लगाया। अब किया नहीं किया वो जाने, लेकिन ऐसा आरोप लगाया कि संधि को भंग किया है, अब हम करेंगे युद्ध, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 300 सैनिक, क्लाइव क्या कर रहा है, 300 सैनिक लेकर कहां पहुंचा, राजधानी पहुंचा। राजधानी क्या है, सबको पता होनी चाहिए, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ रहा है कौन, क्लाइव, किस लिए, युद्ध करने के लिए, ठीक है। अब यह बात पता लगी सिराजुद्दौला को, किसको पता लगी, सिराजुद्दौला के। तो भाई सिराजुद्दौला भी बैठा थोड़ी ना रहेगा, वो भी युद्ध के लिए आएगा। सिराजुद्दौला निकला 50,000 सैनिक लेकर, सैनिक के साथ निकला। कहां पहुंचे दोनों, ये दोनों कहां पहुंचे, ये दोनों पहुंचे प्लासी। कहां पहुंचे, प्लासी, प्लासी जगह का नाम है, प्लासी भागीरथी नदी के तट पर, नदी के तट पर। अब ये मत कहना भागीरथी तो ऊपर हिमालय से निकलती है, नहीं, भागीरथी दो हैं, दो क्या है, इनका नाम दो है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा बता दें यहीं पर, जैसे मान लो ये आपका ऐसे, जैसे पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये बांग्लादेश है, ठीक। वो क्या रहा है कि ये नदी ऐसे आई, गंगा नदी ऐसे आई, एक धारा तो नीचे चली गई, एक धारा नीचे चली गई, एक धारा इधर चली गई आगे, और एक धारा चली गई ये बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश में तो इसको पद्मा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हुगली है, हुगली है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है ना गंगा और इतना वाला लाइन, मतलब बांग्लादेश में प्रवेश करने के पूर्व कुछ समय ये अलग से बहती है, इसी को बोल देते हैं यहां पर भागीरथी। क्या बोल देते हैं वापस से, भागीरथी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नदियों में हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको, लेकिन फिर अभी बताने के लिए कि कहां पे है भागीरथी। तो ये बात समझ गए कि प्लासी कहां पे है, ये भागीरथी नदी के किनारे है। अब जाहिर सी बात है कि भागीरथी नदी के किनारे प्लासी में युद्ध शुरू हुआ, और इस युद्ध में
अंग्रेज जीते और नवाब हार गए, और जो सिराजुद्दौला है उसकी हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला की हत्या की, हत्या कर दी। किस वजह से हारे? क्योंकि मीर जाफर ने धोखा दे दिया था, इस वजह से हार गए। सब सारी खुफिया जानकारियां दे दी अंग्रेजों को, तो मीर जाफर, यहां पर मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला हार गया, अंग्रेज जीत गए। अब अंग्रेजों ने मीर जाफर से वादा किया था कि तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, तुमको हम राजा बना देंगे, नवाब बना देंगे, हमको बिजनेस करने दो, हमको नवाब नहीं बनना, हमको नवाब बन के क्या करना, तुम नवाबी करो, क्या दिक्कत है। मीर जाफर भी खुश। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को नवाब बना दिया। कौन नवाब बना? मीर जाफर नवाब बना। कब से कब तक? 1757 से 60 ईस्वी तक। ठीक, ये नवाब बनता है। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने इसको नवाब बनाया है तो इसकी नवाब बनने की क्षमता तो नहीं है, मतलब ये अयोग्य है। नवाबी के दौर में कैसा है, ये अयोग्य शासक है, अयोग्य शासक है। और शॉर्ट वे में बात करेंगे हम लोग, ऐसे बोलते हैं अंग्रेजों की कठपुतली, अंग्रेजों की कठपुतली। अंग्रेजों ने लगातार धन वसूला, और जिससे खजाना खाली हो गया। जो बंगाल का खजाना था, जो संचित निधि थी, वो खजाना खाली हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें संघर्ष चलते रहे बंगाल में, क्योंकि बिल्कुल पैसा बचा नहीं। और जब पैसा नहीं बचा तो अपने जो गवर्नर थे आसपास के, उनको हटाना चाहा कि चलो बिहार से भी हमें, बिहार के गवर्नर थे उस समय राम नारायण नाम था, ठीक है, पूर्णिया के थे युगल सिंह, तो उनको हटाना चाहा कि इनको हटा देंगे, ये भी कब्जे में ले लेंगे तो थोड़ा पैसा बढ़ेगा। तो लेकिन अंग्रेजों के हस्तक्षेप करने के कारण वो सब मामला बिगड़ गया। तो कुल मिला के ये केवल और केवल अंग्रेजों की कठपुतली था, इसको कुछ भी स्वतंत्रता नहीं थी कि कुछ कर सके। अब होता क्या है, जो क्लाइव है, जो सब मामले की जड़ है, क्लाइव 25 फरवरी 1760 ये इंग्लैंड वापस चला गया। भाई इंग्लैंड से आया था, इंग्लैंड वापस चला गया। और जब गवर्नर जनरल वापस चला गया क्लाइव, तो जाहिर सी बात है इसकी जगह कोई नया आया होगा, कोई नया तो आएगा ना शासन संभालने के लिए अंग्रेजों का। तो इसकी जगह एक कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त हुआ, इसे लिख दो नया गवर्नर, ठीक है, समझना अच्छे से। इसकी जगह एक नया गवर्नर आया, नया गवर्नर आया, इसका नाम क्या था? हॉलवेल, हॉलवेल, ठीक है, इसका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल ने सुझाव दिया, सुझाव दिया कि ये जो मीर जाफर है, ये तो कुछ नहीं कर पा रहा है ना, इसके पास कोई स्वतंत्रता है, अब इसको थोड़ी ना पता है कि क्लाइव ने क्या क्या कांड किया है। तो सुझाव ये दिया कि ऐसा है, मीर जाफर को हटा दो, मीर जाफर को हटाओ। क्यों? क्योंकि ये अयोग्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो नया गवर्नर है ना, ये कार्यवाहक है, ये कार्यवाहक है, क्योंकि ये क्लाइव तुरंत चला गया तो कार्यवाहक गवर्नर आया, स्थायी रूप से नहीं आया अभी। ठीक है, अब होता यह है, इसके बाद स्थायी गवर्नर आता है, स्थायी गवर्नर नियुक्त होता है। स्थायी गवर्नर कौन है? विंसी टॉर्ट, एक मिनट, विंसी टॉर्ट, समझना यहां पे, विंसी टॉर्ट। तो हॉलवेल की जो योजना थी ना कि मीर जाफर को हटाओ, विंसी टॉर्ट को ये बहुत अच्छी लगी योजना कि हाँ यार ये अयोग्य है, ये कुछ कर नहीं पा रहा है, तो मीर जाफर को हटा दो। ठीक है, तो मीर जाफर को अब हटाया गया। क्यों? कुछ कर ही नहीं पा रहा है, केवल कठपुतली था अंग्रेजों की, और अंग्रेजों में भी खासकर लॉर्ड क्लाइव की। तो अब मीर जाफर को हटाकर इसी का एक दामाद है, क्या नाम है? मीर कासिम, मीर कासिम, मीर कासिम को नया नवाब बनाया गया। ठीक है,
तो मीर जाफर को क्या, सॉरी, मीर कासिम को क्या बनाया गया, नवाब। तो अब बने हैं मीर कासिम। 1760 में बनाया गया, 63 तक ये बने रहे। ठीक है, अब समझना है अच्छे से, जल्दी जल्दी थोड़ा बात करेंगे। अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ा समझनी है, ठीक है, स्टोरी के साथ थोड़ा बात करेंगे कायदे से। मीर कासिम जैसे ही शासक बनता है तो जैसे पहले संधि हुई थी, इसने किया क्या, जैसे मिदनापुर है, मिदनापुर उस समय का था, ठीक है, एक चटगांव था, चटगांव षड्यंत्र सुना होगा, तो वही चटगांव वाला क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों को अंग्रेजों को स्थायी रूप से दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया स्थायी रूप से। अंग्रेज बोले यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, हमको दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजों ने भी वादा किया, वादा किया, क्या वादा किया कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो हमें बुलाइए, सैनिक सहायता, सैनिक सहायता का वादा किया, कोई भी दिक्कत हो तो सैनिक सहायता हम आपको देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा था मामला। अंग्रेज भी खुश थे, ये भी खुश था मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी जो सेना थी, अपनी सेना की जो नियुक्ति करता था ना, ये अपनी सेना की जो नियुक्ति करता था वो यूरोपीय पद्धति पर करता था, यूरोपीय पद्धति पर, मॉडर्न पद्धति पर करता था। ठीक है, काफी बढ़िया शासक था ये, योग्य शासक था। किससे, मीर जाफर से लाख गुना योग्य शासक था। कौन, मीर कासिम। लेकिन अब जब योग्य था तो अंग्रेजों के साथ मैटर कैसे हो गया, मतलब दंगा फसाद कैसे हो गया, ये समझना है, क्योंकि बक्सर आएगा ना आगे, इस वजह से। अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम, देखो मैं शॉर्ट वे में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। मीर कासिम के बीच संघर्ष, संघर्ष क्यों हुआ, पहली बात तो ये समझो कि बढ़िया चल रहा था जब मामला, अंग्रेज भी सपोर्ट कर रहे थे, मीर कासिम भी सपोर्ट कर रहा था, तो क्यों संघर्ष हो गया। संघर्ष इस वजह से हो गया कि जो राजधानी है, समझना अच्छे से, राजधानी है कौन, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का आधिपत्य ज्यादा हो गया था, अंग्रेजों के कंट्रोल में थी ये पूरी राजधानी, ये अंग्रेजों के कंट्रोल में थी, अंग्रेजों के कंट्रोल में थी। तो मीर कासिम ने कहा कि यार ये तो अंग्रेजों के कंट्रोल में है, अगर बंगाल को ऊंचाइयों तक ले जाना है तो राजधानी तो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए ना, नवाबों के कंट्रोल में होनी चाहिए, एक काम करो राजधानी बदलो। तो मीर कासिम ने राजधानी बदली, बंगाल से, सॉरी ढाका से मुर्शिदाबाद हुई थी पहले, अब मुर्शिदाबाद से क्या हो गई, मुंगेर, राजधानी अब क्या हो गई, बदली, तो मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, नई राजधानी बनी, नई राजधानी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने की थी, तो मुर्शिद कुली खान ने। और ये बताओ बंगाल की राजधानी पुनः बदलकर मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने की थी, तो मीर कासिम ने की थी। यहाँ ऑप्शन में मीर जाफर भी आता है, लेकिन मीर कासिम करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अंग्रेजों को गुस्सा आ गया कि यार बताओ राजधानी बदल दिया इसने, तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि जो अंग्रेजों को शाही फरमान, जो शाही फरमान दिया गया था ना, शाही फरमान के वजह से जो रियायतें दी गई थी, तो इन रियायतों का हो रहा था दुरुपयोग। ये मीर कासिम को पता था कि एक तो दुरुपयोग हो रहा है, एक तो इनकम हमारी बढ़ नहीं रही बंगाल की, और ऊपर से तुम रिश्वत ले रहे हो, बंगाल, सॉरी राजधानी भी तुम्हारे कब्जे में थी, पूरी रियायत का दुरुपयोग कर रहे हो, बंगाल मार मुफ्त है तुम्हारे लिए। तो इसको हटाना चाहा, इस रियायतों को हटाना चाहा। अब जब रियायतें दोगे, हटा दोगे, तो भाई अंग्रेज थोड़ी ना शांत बैठने वाले हैं, तो अंग्रेजों ने इसका भी विरोध किया। तो अंग्रेजों ने यह कहा कि मीर जाफर की जगह मीर कासिम तुमको हम इस वजह से लाए थे कि हमारा काम कर सको, लेकिन तुमसे अच्छा तो मीर जाफर ही था, तुम्हारे ससुर जी मीर जाफर ही तुमसे बढ़िया थे कि हमारे कठपुतली तो बने थे। अब अंग्रेजों ने फिर क्या किया, अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः गद्दी पर बैठाया, पुनः सिंहासन दिया, ऐसे लिख दें, पुनः सिंहासन दिया। क्यों, क्योंकि मीर जाफर भले बंगाल को खाया जा रहा है, बंगाल के लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अंग्रेजों के लिए बहुत कुछ कर रहा था ये।
अब मीर कासिम कह रहा था नहीं भाई, बंगाल को भी बढ़ाना है, ऐसा थोड़ी ना है। मीर कासिम बहुत ही योग्य शासक है, बंगाल को भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे हैं। तो अंग्रेजों ने फिर मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। तो पुनः मीर जाफर गद्दी पर बैठा कब? 1763 से 1765। आप समझिए, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा है मीर जाफर तुम गद्दी पर बैठो, लेकिन जो तुम्हारा दामाद है मीर जाफर, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा ये बात नहीं मानता, तो हम इसको मारेंगे। तो मीर जाफर को ये मारना चाहते थे कौन? अंग्रेज, सॉरी मीर कासिम को, है ना, मीर कासिम। क्यों? मीर कासिम अंग्रेजों का विरोधी हो गया था, तो मीर कासिम को ये मारना चाहते थे कि यार मीर कासिम को रास्ते से हटा दें, तब थोड़ा हम सुकून में रहें। लेकिन मीर कासिम भाग गया, मीर कासिम भाग गया। अब मीर कासिम ने कहा अंग्रेज रुको, हम अपने पहले लोगों को बुला लें, तब युद्ध करते हैं। तो मीर कासिम भाग के कहाँ गया? ये गया अवध, अवध गया। और अवध का नवाब इस समय कौन है? सुजाउद्दौला। अवध मैं पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, इसी वजह से मैंने अवध पहले कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो अवध का नाम है सुजाउद्दौला, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या ले ली इसने? शरण ले ली, अवध में शरण ली। अब सुजाउद्दौला ने कहा कि यार, सॉरी मीर कासिम ने कहा सुजाउद्दौला से कि देखो युद्ध हो रहा है, हम तुम्हारे यहाँ शरण लिए हुए हैं, लेकिन तुमको चलना पड़ेगा हमारे साथ युद्ध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध। तो सुजाउद्दौला ने कहा देखो यार, हमारी तो सल्तनत छोटी है, अवध है, अवध को स्वतंत्र हमने खुद मुगलों के संरक्षण में बनाया है, तो मुगल ज्यादा पावरफुल है। तो फिर ये मुगलों के पास गया, मुगल। अब मुगलों ने ही, मोहम्मद शाह रंगीला ने ही अवध को स्वतंत्र घोषित किया था, आपको पता होना चाहिए। मुगलों में इस समय मुगल शासक कौन है? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम ने सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था और मुगल शासक जो कि शाह आलम द्वितीय थे, इन दोनों से मदद मांगी और दोनों ने कहा ठीक है हम तुम्हारा साथ देंगे। शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम की फिर बनी टीम और फिर हुआ युद्ध। कौन सा युद्ध? अब आते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को। तो एक तरफ कौन है? एक तरफ है मीर कासिम जो कि भाग गया था अंग्रेजों से बच के, लेकिन अब पूरी टीम बना के आएगा वापस, भाई ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगा अंग्रेजों को। और एक तरफ कौन है? एक तरफ है सुजाउद्दौला। ये सुजाउद्दौला कौन है? ये अवध के नवाब है, अवध के नवाब। और एक तरफ है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये कौन है? ये है मुगल नवाब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्सेस एक तरफ कौन है? अंग्रेज। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? मेन तो ये है ना, कौन है भैया नेतृत्व करता जो तीन तीन सेनाओं को एक साथ संभाल रहा है? वो है हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। प्लासी के युद्ध में कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। और यहां क्योंकि लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड जा चुका है, भारत में तो है नहीं। अब यहां पे अंग्रेज नेतृत्व कर रहे हैं कौन? हेक्टर मुनरो, ठीक है। अब होता है युद्ध, और युद्ध का परिणाम क्या होता है आप सभी को पता है कि ये जो है पराजित होते हैं, पराजित हुए और ये विजयी हुए। और आप ये देख रहे हो कि शाह आलम, सॉरी सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब है, और शाह आलम द्वितीय, ये बेमतलब के फंसे हैं यहां पर। इनका मीर जाफर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेमतलब में ये फंस गए मीर कासिम की वजह से, क्योंकि मीर कासिम इनके यहां भी गया शरण मांगने और इनके यहां भी गया। अब मीर कासिम का क्या हुआ? देखो यहां पे मैं अगले पेज पे लेता हूं कि जो सुजाउद्दौला है, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये दोनों ने अंग्रेजों की शरण ले ली। अब अंग्रेज के शरण में आ गए, ठीक है। मीर कासिम कहां गया? मीर कासिम दिल्ली भाग गया। मीर कासिम कहां भाग गया?
दिल्ली भाग गया, ये अंग्रेजों के शरण में नहीं आया, ये बच के निकल गया दिल्ली और फंसा गया शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, कोई समस्या नहीं। और ये वाला जो युद्ध था ना बक्सर का युद्ध, ये एक निर्णायक युद्ध था। कैसा था? निर्णायक युद्ध था। ये थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता का जो नीति थी वो एक सफल और एक षड्यंत्र कुटिल नीति थी, ऐसे समझो। ठीक है, और भारत में जो ब्रिटिश शक्ति का प्रारंभ होता है, ध्यान दीजिए मेरी बात सुनिए, कि भारत में जो ब्रिटिश शक्ति का प्रारंभ होता है वो बक्सर के युद्ध से ही होता है। ठीक, अब जैसे बक्सर का युद्ध हुआ, जीत गए, हार गए, उसके बाद कंपनी का शासन लागू हो गया बंगाल में पूरी तरीके से। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हम पूरी तरीके से शासन नहीं करेंगे, शासन तो नवाब ही करेंगे, लेकिन अब जो नवाब कर रहे थे थोड़ा बहुत उनको हम अधिकार दिए हुए थे, अब तो बिल्कुल अधिकार नहीं देंगे। समझ रहे हैं? अब तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं देंगे। तो हुआ क्या? हुआ क्या ये भी समझो। तो मीर जाफर जो था, जो मीर जाफर बना हुआ है, मीर जाफर, मीर का आपने तो भाग गया दिल्ली। मीर जाफर का एक पुत्र है जिसका नाम है नजमुद्दौला। नजमुद्दौला, इसको अंग्रेजों के संरक्षण में, अंग्रेजों के संरक्षण में नवाब बनाया गया। अब जाहिर सी बात है, अब यहां से जो भी पावर, थोड़ी बहुत पावर नवाबों के पास थी वह पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब केवल ये जो नजमुद्दौला शासक बना है या इसके आगे जो भी शासक आएंगे वो केवल नाम मात्र के हैं, नाम मात्र के, बस हाँ बैठो खाओ इतना ही करो, बाकी कौन करेगा? सब अंग्रेज करेंगे। क्योंकि क्या हो गया, कंपनी का शासन लागू हो गया है। ठीक है, और एक निर्णायक युद्ध है, ब्रिटिश शक्ति का प्रारंभ हो गया यहां से। आप समझिए, अब जैसे ही ये हारे, जैसे ही बक्सर का युद्ध ये हारे, पराजित हुए, अंग्रेज जीते, तो क्या इतनी आसानी से जाने वाले हैं क्या? नहीं। अब होती है इलाहाबाद की संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है? अब होती है इलाहाबाद की संधि। तो ये इलाहाबाद की संधि होती कब? ये होती है 1765। भाई 64 में युद्ध हुआ और 65 में ये संधि हो गई, इलाहाबाद की संधि। मई 1765, इंपॉर्टेंट। क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। क्लाइव ने देखा, देखिए समझिए, क्लाइव जो है 1765 में फिर से बंगाल का गवर्नर बना, भारत आया। क्लाइव ने देखा कि यार जब हम गए थे तो प्लासी का युद्ध करके गए थे, लेकिन हेक्टर मुनरो तुमने तो बक्सर करवा दिया और जीत भी गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हेक्टर मुनरो ने कहा ठीक है, अब आप आए हैं बंगाल के गवर्नर बन के, अब एक काम करिए, संधि कर लीजिए, इलाहाबाद की संधि। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध तुमने कर लिया है, हम संधि कर लेंगे। तो क्लाइव ने फिर संधि की। और ध्यान देना है, इलाहाबाद की 2 संधियां हुई हैं। कितनी संधियां हुई हैं? इलाहाबाद की 2 संधियां हुई हैं। ठीक है, कहीं कहीं बुक में आपको एक ही मिलेगा, या जब नॉर्मली अगर सीरीज लगाओगे या कोई भी है तो एक ही संधि है, लेकिन यहां पे संधियां 2 ही हैं, दोनों आपसे पूछी जाती है, दोनों के डेट पूछे जाते हैं। ठीक है ना, संधियां तो आपको एक मिल के मैं करा सकता हूं, लेकिन डेट पूछी जाती है 2। ठीक, तो पहली चीज, इलाहाबाद की प्रथम संधि ये होती है 12 अगस्त 1765 को। अब इस संधि में होता क्या, पहले बताइए संधि किसके साथ हुई? ये संधि हुई शाह आलम द्वितीय के साथ। भाई युद्ध में कौन कौन आया था? युद्ध में कौन कौन आया था? एक तो मीर कासिम आया था, शुजाउद्दौला आया था, शाह आलम द्वितीय आया था। मीर कासिम तो भाग गया दिल्ली, तो इसके साथ कैसी संधि? ये दोनों तो फंस गए, तो इन दोनों के साथ संधि होगी, तो शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई। संधि में सिग्नेचर किसके थे? तो एक तो शाह आलम द्वितीय के थे, एक जो अगला जो नवाब बना नजमुद्दौला,
उसके थे, और इस समय जो संधि करवा कौन रहा है, क्लाइव। इस समय कौन है गवर्नर, क्लाइव, इसके थे। इस संधि के तहत हुआ क्या, इस संधि के तहत हुआ क्या? तो पहली बात तो जो कड़ा, मानिकपुर, इलाहाबाद, ये जो जिले हैं ना शाह आलम द्वितीय के पास के जिले, वो अंग्रेजों को मिले। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, भाई नजमुद्दौला ने साइन किया है ना, अब वो एक नाम मात्र का नवाब बना है केवल बंगाल का। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से कंपनी को दे दी, कंपनी को दे दी, कि मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार अब अंग्रेजों को है, वो भी स्थायी रूप से। ठीक है, ये चीजें हुई। इलाहाबाद की दूसरी संधि पहली 12 अगस्त को हुई, तो दूसरी 16 अगस्त को हुई। कब, 16 अगस्त को 1765 को। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये संधि किसके साथ हुई, ये हुई शुजाउद्दौला। भाई इसमें क्या हुआ, देखो 3 लोग थे ना, तो मीर कासिम भाग गया, छोड़ दो। जो पहली संधि हुई शाह आलम द्वितीय के साथ हुई और नजमुद्दौला के साथ हुई, क्योंकि नवाब ये बना है अब केवल नाम मात्र का, और शाह आलम द्वितीय ज्यादा उछल रहे थे युद्ध में, तो इनके साथ भी हुई। बचे कौन, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब है, तो शुजाउद्दौला वर्सेस क्लाइव। अगर आपसे पूछता इलाहाबाद की संधि की किसने थी, तो क्लाइव ने की थी। किसके साथ की थी, तो पहली वाली शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी वाली शुजाउद्दौला के साथ। तो हाँ, ये वाली संधि में क्या हुआ, इस संधि में क्या हुआ कि जो क्षतिपूर्ति हुई है युद्ध में, क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए, बड़ी बहुत बड़ी रकम थी उस समय के लिए, तो 50 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ा। कंपनी को दिया, किसने दिया, शुजाउद्दौला, सॉरी हाँ शुजाउद्दौला ने। शुजाउद्दौला ने क्षतिपूर्ति के लिए, जो युद्ध में क्षतिपूर्ति हुई थी उसके लिए 50 लाख रुपए कंपनी को या अंग्रेजों को इसने दिया। ठीक है, इसने कोई क्षेत्र नहीं दिया, केवल पैसे दिए थे इसने। ठीक, तो ये इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इसके तहत बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो गया। एक निर्णायक युद्ध था ये। अब कुछ जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेन आपका यहीं तक पूछा जाता है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है नजमुद्दौला, जो मैंने बताया आपसे, नजमुद्दौला, जो कि एक अयोग्य शासक था और केवल नाम मात्र का शासक था, कुछ इसके बारे में खास नहीं है। इसके बाद जो शासक बनता है वो सैफ उद दौला। ये कब बनता है, 1766 से 70 तक। ये भी नाम मात्र का, कोई मतलब नहीं है। और इसने उल्टा ये किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो थोड़ा बहुत शासन कर भी रहा था, वो भी जिम्मेदारी पूरी अंग्रेजों को सौंप दी। इसके बाद जो बनता है वो बनता है मुबारक उद दौला, 1770 से 1775 ईस्वी तक। ठीक है ना, अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, बंगाल का अंतिम नवाब, अंतिम नवाब है ये। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम नवाब है, तो क्या हो गया भैया, नवाबी पद अंत हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। 1775 ईस्वी में इस समय गवर्नर कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने नवाबी पद का अंत किया, कि मतलब अब कोई नवाब नहीं बनेगा, अब केवल अंग्रेजों का शासन होगा, नवाबी जितनी करनी थी कर चुके। ठीक है, तो अब वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, नवाबी का पद अंत कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आर के लिए, आर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि बंगाल के नवाबी का पद किस गवर्नर जनरल ने, किसने अंत किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने अंत किया था। कब, 1775 में। क्लियर है, और फिर जब, हाँ इतना ही याद रखो, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो भैया यहां पे हो गया अंत। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, बहुत ज्यादा इसमें बड़ी चीजें नहीं पढ़नी है,
थोड़ी सी चीजें देख लेंगे। क्या देखेंगे, क्या देखना है अभी? बंगाल में द्वैत शासन, यहां से कुछ प्रश्न आ जाते हैं। बुक देखोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन उतना है नहीं इंपॉर्टेंट। 1765 से 1772 ईस्वी द्वैत शासन। आपसे अगर पूछे, क्या पूछेगा यहां पे, समझो। द्वैत शासन की शुरुआत, कई लोग बीच में ही पढ़ाने लगते हैं क्योंकि 1765 से शुरू है, लेकिन मैंने इसको अलग कर दिया है, ठीक है। द्वैत शासन की शुरुआत, द्वैत शासन का अंत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला, तो 1765 से 1772 तक चला। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? तो 1765 में शुरू किया, तो लॉर्ड क्लाइव ने। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। अंत किसने किया? तो 1772 में। 1772 में कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और इस द्वैत शासन के समय बहुत ज्यादा नरसंस व्यवहार हुआ था बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि 1765 से 1772 के मध्य बंगाल में अंग्रेजी शासन को डाकुओं का राज्य कहा था। डाकुओं का राज्य कहा था। किसने कहा था? A.M. पलटकर। क्या नाम है? K.M. पलटकर ने, ठीक। और एक स्टेटमेंट और आता है कि द्वैत शासन को खुली बेशर्म लूट भी कहा गया था, परसिबल स्पीयर ने। तो हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला याद रखो केवल। तो आज से आपका बंगाल पूरी तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छे से एक बार दो बार वीडियो को कायदे से रोक रोक के, इसी वजह से मैंने बहुत आराम आराम से बोला है ताकि चीज़ें एक भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको अपने सुविधा के अनुसार थोड़ा सा चाहे वीडियो को बढ़ा लेना, फास्ट कर लेना, स्लो कर लेना, वो आपके अनुसार है, ठीक है। तो ये जो है अली वर्दी खां से हम लोगों ने शुरू किया था और अली वर्दी खां के पहला जो कुछ दो चार शासक हैं, सॉरी नवाब हैं, उनके बारे में पढ़ चुके थे, वहाँ से देख लेना एक बार। उसके बाद अली वर्दी खां, और अली वर्दी खां से ये चीज़ें मैंने आपको पूरी बता दी कैसे क्या क्या हुआ। तो चीज़ें मैंने पूरी बताने का प्रयास किया है और इसके बाहर प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है दी एंड। किसका दी एंड? ये बंगाल का दी एंड होता है, ठीक है ना। अब अगले टर्न पे हम लोग चलेंगे मैसूर में। अगले टर्न पे क्या करना है? मैसूर करना है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।